आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं? क्या आप LTI, RLTI, NRLTI, LTIFR जैसे टर्म से वाकिफ है? क्या आपके क्लाइंट ने कभी पूछा है कि आपकी साइट पे LTI हो गया है, फिर भी आपका सेफ मैन आवर 0 क्यों नहीं हुआ? क्या फेटल केस में सेफ मैन आवर 0 हो जाता है? आइए आज हम इन्हीं बातों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले सेफ्टी फ्रैटर्निटी में इंसिडेंट और एक्सीडेंट को लेके जो कंफ्यूजन है उसे दूर करना बहुत जरूरी है। इंसिडेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन हमें मिलती है ओशा, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ओशा की गाइडलाइंस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है। ये एजेंसी कहती है कि एन एक्सीडेंट इज अ टाइप ऑफ इंसिडेंट। इसके हिसाब से इंसिडेंट तो एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म वो टर्म होता है जो बहुत सारी कंडीशंस के लिए यूज हो सकता है, जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म। सबके लिए क्लाइमेटोलॉजी में प्रेसिपिटेशन वर्ड ही यूज होता है, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन एक अम्ब्रेला टर्म है। इसी तरह जूलॉजी में मैमन वर्ड का यूज उन सारे स्पीशीज के लिए होता है जो बच्चे पैदा करते हैं, ना कि किसी और तरीके से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से इंसिडेंट एक फैटेलिटी को भी कह सकते हैं, एक डेंजरस अकरेंस को भी कह सकते हैं और एक नियर मिस को भी कह सकते हैं। इनमें एक बात कॉमन है कि सारे इवेंट अनडिजायरेबल होते हैं, चाहे उससे कुछ हुआ हो या ना हुआ। जबकि एक्सीडेंट एक ऐसा अनडिजायरेबल इवेंट होता है जिसमें किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो, चाहे ह्यूमन इंजरी हुई हो या कोई सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी लॉस हो। हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव जो कि यूके की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, उसने इंसिडेंट वर्ड का डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन HSC की एक गाइडलाइन है जो कि INDG 453 ये कहती है कि एक्सीडेंट इज अ सेपरेट आइडेंटिफिएबल अनइंटेंडेड इंसिडेंट दैट कॉजेस फिजिकल इंजरी। इस डेफिनेशन से भी यही लगता है कि एक्सीडेंट इंसिडेंट का ही एक सब पार्ट है। इसके अलावा नियर मिस का मतलब है ऐसा अनडिजायरेबल इवेंट जिसमें कोई ह्यूमन इंजरी ना हुई हो और ना ही कोई प्रॉपर्टी लॉस हुआ। और अगर कोई प्रॉपर्टी लॉस हुआ भी है, कोई डैमेज हुआ भी है, तो वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी लॉस हुआ। अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड IS 3786 1983 भी इंसिडेंट को डिफाइन नहीं करता, जबकि एक्सीडेंट को डिफाइन करता है। एज पर IS, एक्सीडेंट इज एन अनइंटेंडेड occurrence arising out of and in the course of employment of a person resulting into the injury। अब जिस एक्सीडेंट में एम्प्लॉइंग विद इन द शिफ्ट काम पर आ जाए उसे फर्स्ट एड केस बोल सकते हैं। और वो एक्सीडेंट जिसमें टाइम लॉस हुआ, जैसे कि कोई भी वर्कर इंजरी की वजह से काम पे एक शिफ्ट से ज़्यादा ना आ, तो उसे लॉस टाइम एक्सीडेंट या लॉस टाइम इंसिडेंट कहते हैं। और इस इंजरी को एज पर IS को लॉस टाइप इंजरी कहा जाता है, यानी कि LTI या डिसेबलिंग इंजरी। अब इसमें भी दो प्रकार के LTI होते हैं, एक नॉन रिपोर्टेबल LTI और एक रिपोर्टेबल LTI। देखिए, इंटरनली तो आपको सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट करने, सारे इंसिडेंट रिपोर्ट करने, लेकिन जिन इंसिडेंट में ह्यूमन इंजरी हुई हो और पर्सन 48 आवर्स तक काम पर वापस ना आ पाया हो, तो उसे रिपोर्टेबल LTI कहते हैं। और ऐसे इंसिडेंट को अथॉरिटी को सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट इंडिया में और ओशा को, जो कि यूके की US की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, उसको। और अगर पर्सन 48 आवर्स से पहले और अगर पर्सन 48 आवर्स से पहले काम पर वापस आ जाए तो उसे नॉन रिपोर्टेबल LTI कहते हैं। हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी रेट क्या हो और उसे कैसे कैलकुलेट करें।
तो उसके दो फॉर्म, एक एज पर ओशा और एक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। एज पर ओशा हम 200,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि एज पर IS हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं। यही एक डिफरेंस है। LTIFR यानी कि लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ LTI, यानी कितने नंबर ऑफ LTI हुए, कितने LTI हुए हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से, और जो फैक्टर आएगा उसको हम, जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मैन आवर वर्क्स। अब इसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल मैन आवर वर्क होता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो नंबर ऑफ LTI इंटू 1 मिलियन। मैन आवर वर्क निकालने के लिए हम एवरेज पर्सन दिन में जितने घंटे काम, उसे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो भी आंसर आएगा उसे हम टोटल मैन आवर वर्क कह देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1 मिलियन या 200,000 हमने क्यों मल्टीप्लाई, तो ये फैक्टर है जिससे वैल्यू सिंप्लीफाई और कंपेरेबल हो जाती है, वरना आप वैल्यू में भी 0.000001 समथिंग आएगी, जिससे समझना और कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो। इसके अलावा सेंट्रल BOCW रूल्स 1998 के हिसाब से उसके रूल नंबर 210 में ये बताया गया है कि कौन कौन से केसेस की रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें फेटल केस की रिपोर्टिंग आपको विद इन 4 आवर्स करनी, और रिपोर्टेबल लॉस टाइम इंजरी के लिए जो हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसकी रिपोर्टिंग विद इन 72 आवर्स भी करनी है। किसको रिपोर्ट करना है? रीजनल लेबर कमिश्नर को, डायरेक्टर जनरल ऑफ BOCW को, बोर्ड जिसमें एम्प्लॉय रजिस्टर हुआ है उसके परिवार वालों को, उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमने शुरू में बात करी थी कि LTI होने पे हमें कितने मैन आवर माइनस करने हैं टू रीच टू अ सेफ मैन आवर। IS 3786 में अपेंडिक्स A मिलेगा, उसमें एक टेबल है जिसमें ये बताया गया है कि किस टाइप की इंजरी होने से कितने मैन आवर डिडक्ट होते हैं, इवन फैटल केस होने पर कितने मैन आवर डिडक्ट होते हैं। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि आपने मैन आवर किस बेसिस पे कम किया है। सेकेंडली, कंपनी के अपने और भी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें ये डिफाइन किया गया हो सकता है कि किस टाइप की इंजरी होने से कितने मैन आवर डिडक्ट किए जाएंगे। इसी तरह से मेरे ओवरसीज वर्किंग फ्रेंड्स जो भी हैं अपने अपने लोकल लेजिस्लेटर्स के हिसाब से चेक कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे, और आप इस बात का जवाब दे सकते हैं अब कि LTI होने पे सेफ मैन आवर पे क्या असर पड़ता है। अगर आपको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर बताइए, मैं इस टॉपिक में और भी डिटेल वीडियो लेकर आ सकता हूँ, लेकिन एज़ पर डिमांड। लास्टली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों में सेफ्टी की अवेयरनेस बढ़ सके और हमारी फ्रेटर्निटी और भी मजबूत हो सके। थैंक यू।